हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतिहास को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो आपके आने वाली वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखना। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पुरा पाषाण काल, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। नव पाषाण काल का 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। पहले पढ़ेंगे हम पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, इस काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत यह काल अधिकांश हिमयुग में बीता। इस काल में कुल्हाड़ी, विदारणी और खंडक चापर गंडासा का प्रयोग होता था। यानी कुल्हाड़ी, विदारणी, खंडक चापर गंडासा का प्रयोग होता था, क्योंकि उस टाइम बारिश के मौसम में बर्फ़ को काटने के लिए ऐसे धारदार हथियारों की आवश्यकता पड़ती थी। इस काल के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोन घाटी, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इस समय मनुष्य गंगा यमुना के मैदान, सिंधु के कछारी मैदानों में नहीं बसा था और उसे कृषि का ज्ञान भी नहीं था। निम्न पुरा पाषाण में मनुष्य को कृषि का ज्ञान भी नहीं था और एक जगह बसना भी वो नहीं जानता था। नेक्स्ट है हमारा मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल, इस काल के उपकरणों में चापर, ब्लेड, बोधक, ब्यूरिन, चांद्रिका, स्क्रेपर, छिद्रक प्रमुख औजार थे, उपकरण थे। इस काल में फलकों की सहायता से वेदनी, छेदनी, खुरचनी जैसे उपकरण बनाए गए। फलकों की सहायता से क्या बनाए गए थे? वेदनी, छेदनी, खुरचनी उपकरण बनाए जाए, यानी किसी वस्तु को मतलब उसको खुरच कर उपयोग में लेने के लिए ये औजार बनाए गए थे। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम फलकों का ज़्यादा प्रयोग हो गया था। इस कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पुरा पाषाण काल, इस काल में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। इस काल में क्या हो, जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, उसका उदय हो चुका था उच्च पुरा पाषाण काल के अंतर्गत। इस काल के मानव की गुफाएं भीमबेटका में मिलती है, जिनमें विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 ईस्वी में BS वाकणकर ने की थी। ओरिजिनेसी, पेरिगार्डियन, सेलुत्रियन, मगधालियन संस्कृति का काल इससे संबंधित है। लोहे दा नाला, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। ये हो गए थे हमारे पुरा पाषाण काल के 3 काल। 3 काल कौन कौन से थे? जो पूर्व निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ये हमने पुरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। दूसरा था हमारा मध्य पाषाण काल, जिसका काल था 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक था मध्य पाषाण काल का काल। मध्य पाषाण काल में यह काल पुरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल दोनों की मिश्रित विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। इस काल में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में परिवर्तन हुए मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। इस काल के लोग शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। इस काल में पत्थरों के लघु उपकरण बनाए जाते थे। इस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। इसी तकनीक से आगे तीर कमान का विकास हुआ था।
हमारा नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्या हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का काल था 6000 ईसा पूर्व से 1000 BC ईसा पूर्व तक इसका काल रहा था। विश्व स्तर पर इस काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से होती है। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में एस.सी. मैसूर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। इस काल के मुख्य केंद्र बिंदु क्या थे? इस काल के मुख्य केंद्र बिंदु थे कश्मीर घाटी, सिंध, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सिंध बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्ची मैदान में ढोलन घाटी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ पर हुए थे? ढोलन घाटी में। इस काल की सभ्यता के लोगों ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। कुंभकार सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? पालिशदार पत्थरों का प्रयोग करते थे। मध्यपाषाणिक स्थल। मध्यपाषाणिक स्थल राज्य एवं उनकी विशेषता। आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रारंभिक आवास के संकेत यहाँ से प्राप्त हुए थे। बागौर। बागौर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। प्रारंभिक पशुपालन का संकेत यहाँ से प्राप्त होता है। सराय नायर राय उत्तर प्रदेश युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। मैदा उत्तर प्रदेश एकलम युगम संविधान के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। वीरभनपुर बंगाल। उपकरण में कांट का दस्ता लगाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ क्या पर स्थित है? बलूचिस्तान में। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चिरांद कहाँ पर स्थित है? बिहार में। सिंह से निर्मित उपकरण के साक्ष्य यहाँ पर से प्राप्त हुए थे। गोपकराल कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। गोपकराल में गर्त आवास जले हुए दाने की प्राप्ति यहाँ से मिली है। बुरजोम कहाँ है? कश्मीर में। बुरजोम मनुष्य के शव के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के अवशेष या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। यहाँ से नवपाषाण काल का युगम संविधान का साक्ष्य मिला है। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चौपानी मांडो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड की प्राप्ति चौपानी पांडव से मिली है। अग्निवेदिका का प्रयोग मध्य पाषाण को पूर्वपाषाण काल से अलग करता है। बुरजोम गुप्तकाल से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली पहली फसल रागी थी। लाहौरा देव से धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा से वन्य एवं कृषि जीव दोनों प्रकार के चावल का साक्ष्य मिला है। चौपनी मांडो से संसार में मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मैदाहाद से बूचड़खाना, गोबर और आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सराय नाहर राय से हड्डी और प्रस्तर उपकरण मिले हैं। सराय नाहर से हड्डी और प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो से स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। यहीं से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर
दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। पश्चिम में सुतगेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीर मेरठ तक इसका विस्तार था। सर्वप्रथम चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया। इसके बाद 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन करके हड़प्पा का पता लगाया था। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। राखलदास बनर्जी ने 1922 में किसी की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। जबकि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का काल व निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल निर्धारण किया है अपने अनुसार। सर जॉन मार्शल ने इसका काल निर्धारण 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व माना है। मार्टिमर व्हीलर ने इसका काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना। अर्निस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका काल माना है। फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व इसका काल माना था। सीजगैंड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल माना है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। हड़प्पाकालीन 4 बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा तथा गनवेरीवाल थे। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेलकड़ी से निर्मित है। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कोटजीजी से पत्थर के वाणाग्रह मिला है। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटा से प्राप्त हुई है। भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कुंतासी, धोलावीरा एवं राखी गढ़ी है। क्या है? राखी गढ़ी है। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था को मूल आधार थी। मन के बनाने कारखाने लोथल एवं चौंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तक की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मिला है। आंशिक शब्दान हड़प्पा कला से शब्दान मोहनजोदड़ो तक प्रत्येकात्मक शब्दान कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कहाँ स्थित है? वर्तमान में राजस्थान में ये स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के संबंधित क्षेत्र एवं संबंध स्थल। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। हरियाणा में बनावली राखीगढ़ी स्थल स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर उल्लासा स्थित है। गुजरात में लोथल, धोलावीरा, रंगपुर स्थित है। लोथल में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। अफगानिस्तान में सोर्त गुगई मुंडी गाग स्थित है। सिंध में मोहनजोदड़ो कोटजीजी स्थित है। पंजाब में रोपड़ स्थित है। बलूचिस्तान में सुतगेंडोर मेहरगढ़ स्थित है। सिंधु सभ्यता के निर्माता व्हीलर और कौशाम्बी मेसोपोटामिया सभ्यता से इसकी समानता मानते हैं। राखलदास बनर्जी द्राविड़ मानते हैं। गार्डन चाइल्ड सुमेरियन मानते हैं। अमलानंद घोष देशी प्रभाव मानते हैं। लक्ष्मण स्वरूप इसमें आर्यों का प्रभाव मानते हैं। फेयर सर्विस ईरानी बलूची प्रभाव मानते हैं।
हड़प्पा सभ्यता में सावधान उत्तर दक्षिण दिशा में होता था। लोथल से मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बनावली से मिट्टी के हल जैसा खिलौना साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता के लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, नींबू, केला, अनार से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि पालते थे। पतन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत क्या थे? अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे थे कि सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था। सर जॉन मार्शल मानते थे कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। M.R. सायनी कहते थे कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण, यानी भूमि में जो अचानक परिवर्तन हुए उसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। गार्डन चाइल्ड एम व्हीलर कहते थे बाह्य आक्रमण के कारण, यानी कि बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ, इस कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। दूसरा बताया था जलवायु परिवर्तन, बाहरी आक्रमण और जलवायु परिवर्तन दोनों हुए थे। अर्नेस्ट में क्या कहते थे कि उस टाइम बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, इस कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल। वैदिक सभ्यता की प्राचीन सभ्यता जिसमें वेदों की रचना हुई थी। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्यों की भाषा, संस्कृति। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना गया है। उत्तर वैदिक काल का 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व माना गया है। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। भोगोचक अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता को इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवस्था से मिलती है। किससे मिलती है? जैन अवस्था से मिलती है। विद्वान आर्य का मूल निवास स्थल। मैक्स मुलर का संबंध मध्य एशिया से था। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव इनका निवास स्थान मानते थे। दयानंद सरस्वती तिब्बत से आए हुए लोग मानते थे। गंगानाथ झाई से ब्रह्म ऋषि देश के निवासी मानते थे। प्रोफेसर पेकाई से जर्मनी के मैदानी भाग मानते थे। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार हुआ है। विश्ववत का उल्लेख 170 बार हुआ है। ऋग्वेद में 100 व्रात गण सैनिक इकाइयाँ बीसज वैद्य थे। अरण्य यानी ऋग्वेद काल में जंगल की देवी थी। अरण्य यानी क्या थी? जंगल की देवी थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में दासों के विषय में उल्लेख मिलता है। किसके विषय में मिलता है? दासों के विषय में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद कालीन नदियाँ। ऋग्वेद में प्राचीन नाम क्या थे? आधुनिक नाम उनके क्या थे? उनका देख लेते हैं। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? रावी है। शतुद्री को प्राचीन में सतलज कहा जाता था। अस्कनी को चेनाब कहा जाता था, यानी कि आधुनिक नाम चेनाब है, पुराने का प्राचीन में अस्कनी कहा जाता था। वितिस्ता को वर्तमान में झेलम कहा जाता है। विपाशा को वर्तमान में व्यास के नाम से जाना जाता है। सादानीरा को वर्तमान में गंडक के नाम से जानते हैं। गोमती नदी को वर्तमान में गोमल के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में दशराज युद्ध परुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है।
नेक्स्ट है हमारा उत्तर वैदिक काल। इस काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव थे। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक संगठन की मुख्य विशेषता बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना थी। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा था। वर्ण व्यवस्था क्रम के बदले जाति पर आधारित थी। इस काल में राजा का महत्व बढ़ गया था, उसका पद वंशानुगत हो गया था। राजस्व के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। जाबलो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में क्या होते थे? मातृसत्तात्मक होते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी। वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य कौन कौन से थे? पहला था ऋग्वेद, दूसरा था सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या 108 थी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी, जो इस प्रकार थे। पहला था शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। उस समय प्रमुख स्मृतियाँ भी हुआ करती थी। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता था। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना 2000 ईसा पूर्व में हुई थी। पुराणों की संख्या उस समय 18 थी। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से आगे। आज के वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें ऐसे सपोर्ट बनाना, जिससे कि हम आपके लिए रेगुलर ऐसे वीडियो लाते रहें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।